नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आतिथ्य कहानी व्याख्यान भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आतिथ्य कहानी के प्रश्न पर बात करेंगे, यानी कि आतिथ्य कहानी की समीक्षा। कहानी के 6 तत्वों के आधार पर आतिथ्य कहानी पर हम विचार करेंगे अलग अलग तरीके से। तो मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को यानी कि घंटी को दबा लें, ताकि आपको आने वाला वीडियो जो है वो तुरंत मिल जाए आपके काम का। और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर लें, प्रश्न पर विचार करें और फिर इसका नोट्स तैयार करके आप चेक भी करवा सकते हैं। तो हो सकता है आपको इस मटेरियल से काफ़ी अच्छी मदद मिले। याद रखें, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। तो आतिथ्य कहानी यशपाल द्वारा रचित, हमने पहले भाग में पूरे सार या कथा सार पर बात की थी कि आतिथ्य कहानी किस स्थिति पर आधारित है। तो वो 2 मनोस्थितियां आपको बताई थी, एक शहर की मनोस्थिति है, मध्यवर्गीय मनोस्थिति है, एक पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों की मनोस्थिति है। पहाड़ी ग्रामीण इलाकों के लोगों का शहरी लोगों के प्रति किस तरह का सोचना है और शहरी मध्यवर्गीय युवकों का ग्रामीण पहाड़ी इलाकों को लेकर कैसा सोचना है। इस 2 सोच के बीच जो त्रासदी है, जिसके बीच, जिस अनुभव के बीच से हमारे नायक रामशरण को गुजरना पड़ता है, उस पीड़ा को यानी कि अभिव्यक्त इस कहानी में किया गया है। तो हम कथा वस्तु कहानी के समीक्षा करते हुए कहानी के जो 6 तत्व हैं, कथा वस्तु कथानक जिसको आप कहते हैं, अगला तत्व यानी कि कथोपकथन या संवाद योजना, फिर पात्र एवं चरित्र चित्रण जिसको आप कह सकते हैं, या पात्र योजना भी आप उसको कह सकते हैं। फिर आगे और चलेंगे तो कहानी का एक पात्र और देश काल वातावरण, फिर कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी किस भाषा और किस शैली में रची गई है। तो इन तमाम अलग अलग बिंदुओं से हम आतिथ्य कहानी को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वह विचारणीय बिंदु जो है वो है कथा वस्तु। कथा वस्तु पर हमने विस्तार से बात उस दिन कर ली थी, फिर भी हमने कहानी में जो कथा वस्तु रहती है वह संक्षिप्त रहती है, उपन्यास की अपेक्षा बहुत संक्षिप्त, यानी कि जिसको हम कम समय में और एक ही बैठक में पढ़ सकें, ऐसी मान्यता चलाई गई है। और रोचकता उसमें बनी रहनी चाहिए, जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। तो प्रस्तुत कहानी जो है वो इसकी जो कथा वस्तु है, कथा वस्तु अर्थात कथा की वस्तु क्या है, किसके ऊपर कथा जो है वो टिकी हुई है। तो प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु जो है वो हमारे नायक रामशरण की यात्रा पर आधारित है, यानी कि उसकी कथा वस्तु है क्या, रामशरण की यात्रा पर आधारित है। यह यात्रा कौन सी है, पहाड़ी यात्रा। पहाड़ी यात्रा में रामशरण जो है वो, रामशरण है कौन, ये आपको बताया गया पिछले वीडियो में कि वह एक आर्थिकी विभाग में एक क्लर्क है, जो कि अपना 6 महीने का काम जो है वो दिल्ली में करता है और 6 महीने शिमला में रहता है। और अब अक्टूबर के महीने में वो इस बार चाहता है कि वह छुट्टी काटे और शिमला की पहाड़ियों को बर्फ से गिरते खुद आंखों से देखे, वहां पे बैठे रहे। तो इसके लिए वो 3 महीने की छुट्टी ले लेता है और वहीं पे बैठ जाता है और फिर पहाड़ी इलाकों की सैर के लिए निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, उसके अंदर एक आकुलाहट है, एक उत्सुकता है, एक मन में भाव भरा हुआ है कि वह पहाड़ी आतिथ्य को पाना चाहता है। यही एक संवाद, यही ये जो एक बीज बिंदु कहानी का है वो इस जगह पे है। कथा वस्तु का बीज बिंदु जो है वो यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे। जब कि उसने सुना था उस देश के उदार और भोले निवासी भटक कर अपने गांव में आगे अतिथि के सत्कार का अवसर पाने के लिए आपस में झगड़ बैठते हैं। वहां चंपा के रंग की गृह बधुएं अतिथि की थकावट मिटाने के लिए उसके शरीर को अपने हाथों दबाती हैं। अपने सामर्थ्य पर अतिथि के
कोई सुविधा दुर्लभ नहीं रहने देती। ये जो स्थिति है, उसने ये जो सुन रखा है, कहानी का जो बीज बिंदु है, पूरी कहानी जिस बीज पर फलित होती है, अपने उद्देश्य तक जाती है, वो यही बिंदु है। यहीं से कहानी का यानी कि बीज बिंदु जो है वो बढ़ता है आगे, कि उसने सुन रखा है कि, तो यहीं से उसके अंदर पूरी कहानी और उसकी यात्रा की शुरुआत भी होती है। इसी सुनने के कारण से उसके मन में यात्रा की जो है वो एक लालसा पैदा होती है कि वह पहाड़ी गांव देशों की यात्रा करेगा। और कहानी की यात्रा, जो पहाड़ी यात्रा के लिए वह निकल जाता है, उसका वर्णन विवरण करते करते लेखक जो है वो कहानी को अपनी कथा वस्तु के उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजारते हुए अपने नायक को दूर दराज गांव के पहाड़ी गांव में ले जाता है। यहाँ कुत्तों का भौंकना और वहां के निवासियों का उसके साथ कैसा व्यवहार रहता है, उसका चित्रण हमें देखने को मिलता है। वह सारा का सारा हम कथा वस्तु पे विचार कर चुके हैं पहले ही। तो प्रस्तुत कहानी की जो कथा वस्तु है वह बहुत रोचक है, कि एक यात्रा, एक तरह से एक यात्री की यात्रा जिस तरह से बढ़ती जाती है, उसी तरह से हम राम शरण की यात्रा भी जो है वो बढ़ती जा रही है। और अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंचने के साथ साथ कहानी का जो बीज बिंदु है वह भी फलित हो जाता है, कि जिस आतिथ्य की भावना से वह उन पहाड़ी देशों या गांवों की यात्रा करना चाहता था, आखिर में उसको उन चीजों से यानी कि क्या वही आतिथ्य प्राप्त हुआ कि नहीं, या उसकी कल्पना कुछ और थी और उसका यथार्थ अनुभव कुछ और रहा। तो ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों के बीच जो है वो आपस में जो एक हम कंट्राडिक्शन या आपस में जो वो विरोधाभास देखता है, उस पर वो विचित्र हो के आके कहानी इस जगह पर खत्म हो जाती है कि वह रात के विचित्र आतिथ्य के बारे में सोच रहा था। तो प्रस्तुत कहानी की जो कथा वस्तु है वह एक हमारे नायक की यात्रा, पहाड़ी यात्रा पर आधारित है, जिसमें नायक जो है वो मेरठ गांव का वासी है और दिल्ली में यानी कि जो 3 साल से शायद नौकरी कर रहा है, आर्थिक विभाग में क्लर्क है, और जो पहाड़ी यात्रा के लिए निकल जाता है और पहाड़ी लोगों से वो बदमाश कहकर और पता नहीं उसके साथ जो भी एक उसकी पीड़ा जो है बनती है, और वो कठिन रास्तों से बड़ी मुश्किल से उन जगहों पर पहुंचता है। तो ये कथा जो है वो उसमें बुनी गई। फिर आती है बात इसके आगे कथोपकथन संवाद योजना की। तो प्रस्तुत कहानी में संवाद, कहानियों में ऐसे भी संवादों की संख्या बहुत अधिक नहीं रहनी चाहिए या कम रहनी चाहिए। संवाद बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, संवाद पात्रों के अनुकूल होने चाहिए, परिस्थिति के अनुकूल होने चाहिए। ये सारी बातें जो है वो कहानी को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। और तो यशपाल ने प्रस्तुत कहानी में जो है वो संवाद जो है वो बहुत कम रखे हैं, छोटे हैं, संक्षिप्त हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, और पात्रों की मनस्थिति और देश काल की मनस्थिति को भी यानी कि देश काल की स्थिति को भी दर्शाने में बहुत हद तक, बड़ी ज्यादा हद तक जो है वो सहायक सिद्ध हुए हैं। तो संवाद योजना जो है वो प्रस्तुत कहानी में बहुत छोटे छोटे संवाद हमें मिलते हैं जो पात्रों के अनुकूल हैं। वहां की स्थिति जो है वो पहाड़ी इलाकों की, संवाद बहुत कम आते हैं। 12 पेज की कहानी में बहुत इने गिने संवाद हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 संवाद 20 संवाद हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। बहुत पात्र के अनुसार संक्षिप्त संवाद भी हैं, और कहीं कहीं कोई ज्यादा से ज्यादा 4-5 लाइन का संवाद होगा, इससे ज्यादा बड़ा संवाद नहीं है। तो हम जो है वो संवाद योजना के को लेकर जब हम बात करते हैं तो देखिएगा कि जब ये एक पहाड़ी कठिन यात्रा को पार करते हुए हमारा नायक जब चला जाता है तो इस संवाद जो है वो खुल के होने लगते हैं। एक समाज और एक व्यक्ति आपस में संवाद कर रहे हैं। वह व्यक्ति जो जंगल में घिर चुका है, जिसके साथ, जिसको अब रात काटने के लिए ठिकाना चाहिए, ठोर ठिकाना जिसके पास है नहीं अब कुछ भी, जो इसी उम्मीद से गया है कि वह पहाड़ी आतिथ्य को पाकर धन्य होना चाहता है, तो वहां पहुंचता है और कहता है कि एक गांव के बाहर जब माहौल बन चुका है, कुत्ते काटने को आ रहे हैं, भौंक रहे हैं, और वह उनको पुचकारने की कोशिश करता है, नाकाम कोशिश है जबकि उसकी। तो कुत्तों को भौंकते देख गांव के वासी जो हैं वो निकल आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम
निकल आते क्या है अपने ही खिड़कियों से पहले, ये तो खिड़कियों से रोशनी लेके निकलते हैं बाहर और कहते हैं कि भाई आप कौन हो, तो वो कहता है बाहर मुसाफिर है। तो मुसाफिर है, अरे भाई कैसा मुसाफिर है, कहां से मुसाफिर है, ये सारे सवाल जो हैं वो उनके निकलते हैं। तो आसपास के जो और एक दो घर हैं वहां से भी आवाजें इसी तरह की आने लगती हैं कि इस समय कौन सा मुसाफिर है। तो ये आपस में उनके संवाद शुरू हो जाते हैं। जब वो कहता है कि मैं आतिथ्य हूं, तो वो कहता है कि है कौन, कैसा मुसाफिर। तो उसका जवाब है कि शिमले से आया हूं ऐसे घूमने सैर करने के लिए। तो उत्तर में जो एक दो और पड़ोसी हैं, यही एक पात्र जो उससे पूछ रहा था, वो दूसरों को भी जवाब देता है कि बदमाश है। और उसने रामशरण की ओर घूमकर धमकाया, चले जाओ जहां दुकान सराय नहीं है, बदमाश चोर आए सैर करने वाले, भाग जाओ। तो और भी संवाद जाके फिर जब वो वापस उसको मार मार के पीट के धकेल के या मारने की धमकी देकर कि इधर अगर आया तो तुझे हम और पिटाई करेंगे, तो ये जो सारी उसको खदेड़ दिया जाता है। वह एक गांव से दूर आकर थोड़ी आके एक पहाड़ी के नीचे, पहाड़ी के साथ एक पर जो एक अखरोट का पेड़ है उसके साथ कहीं बैठ जाता है। तो ये जो जब आके फिर वो रात काटने के लिए अपने ही कंबल को, और बारिश का मौसम है, तमाम चीजें हैं, ये सब स्थिति चल रही है। तो डर के मारे बेचारा रात बिताने के लिए वहीं पे सोचता है, डरता है, अपनी सांसें गिनता है, ये सारी स्थिति है। तो फिर उसके बाद जो है वो आगे संवाद जो है वो पात्रों के अनुसार हमें जाके तब दिखते हैं जब वो अपने डर में है। तो वो एक पात्र वहां पे एक और यानी कि पात्र आ जाता है जो उसको कहता है कि अरे मुसाफिर चलो यहाँ से, नहीं तो इधर मर जाओगे, या जो भी है। तो ये संवाद जो है वो बिल्कुल छोटे हैं, परिस्थितियों के अनुकूल हैं। फिर घर में चले जाते हैं तो उधर भी संवाद चलता है, लड़की और उसके साथ उसके पिता के बीच चलता है। तो संवादों की दृष्टि से संवाद जो भी आए हैं वह कहानी के उद्देश्य को उसके चरम तक पहुंचाने में सफल सिद्ध हुए हैं और सहायक सिद्ध हुए हैं, सफल सहायक सिद्ध हुए हैं। तो इसलिए संवाद योजना जो है इस कहानी की बहुत ही मार्मिक है और पात्रों की मनोदशा को, दोनों पात्रों की, जो हमारा नायक है और जो उसके साथ खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं, वह उनकी मनोदशा को भी दर्शाने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो बिंदु है, विचारणीय बिंदु है, वह है पात्र योजना। पात्र योजना की दृष्टि से किसी भी कहानी को देखना हो तो कहानी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं रहती है, ना ही होनी चाहिए, जिससे कहानी जो है वो अच्छी नहीं रहती है। बहुत सीमित और जरूरी प्रमुख पात्रों को लेकर ही, और एक दो गौण पात्र जो कहानी के मुख्य कथ्य को उसके चरम उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायक हों, वही पात्रों को, यानी कि उन्हीं पात्रों को कहानी में जगह देनी चाहिए। तो प्रस्तुत कहानी में कोई ज्यादा पात्र है नहीं, जितने हैं वह कहानी में हमारे नायक की यात्रा को और हमारी कहानी की यात्रा को उसके उद्देश्य तक पहुंचाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यानी कि वो प्रमुख पात्र नहीं है, प्रमुख पात्र हमारे पास एक ही है, वह है रामशरण, जो कि कहानी का नायक है, जो एक मध्यवर्गीय सोच का और शहरी मध्यवर्गीय सोच का प्रतिनिधित्व करता हुआ पात्र है, जो घर से पहाड़ी इलाकों के बारे में सुनकर या अपने नौकरी के स्थानों से पहाड़ी इलाकों के बारे में सुनकर वहां की सैर के लिए ललायत हो जा रहा है। तो ऐसा उसके बाद हमें पात्र जो है वो कहानी के साथ जुड़ते जाते हैं। वह सहायक पात्र एक बुजुर्ग आता है जो रास्ते में मिलता है, जो उसको बताता है कि आसपास में कौन से गांव हैं, कौन से नहीं हैं। तो फिर एक उसके बाद वो पात्र आते हैं, वो पूरे के पूरे गांव का परिवेश है जिसके साथ संवाद होता है उसका। फिर वहां से वो निकल आता है, वापिस उसको खदेड़ जाता है। तो फिर हमें जाके जो कहानी को उसके सही उद्देश्य तक पहुंचाने का काम करते पात्र हैं वह मर्द, उसकी पत्नी और उसकी बेटी से भी ज्यादा, यानी कि हालांकि तीनों वो गौण पात्र जो हैं वो अपनी प्रमुख यानी कि अहम भूमिका निभाते हैं। अगर ये गौण पात्र कहानियों में नहीं हो तो कहानी अपने उद्देश्य
को कभी प्राप्त नहीं कर सकती है। हमारा नायक जिस उद्देश्य को लेके चला होता है, हमारा लेखक जिस उद्देश्य के साथ कहानी को रच रहा होता है, वह उद्देश्य कभी हासिल नहीं किया जा सकता है पात्रों के, यानी कि गौण पात्रों के बिना और संवादों के बिना भी यह बात संभव नहीं हो सकती है। तो प्रस्तुत कहानी में पात्र, प्रमुख पात्र हमारे पास रामशरण है और गौण पात्र वो मर्द की जो पत्नी है पहाड़न और उसके साथ उसकी बेटी और कुछ गांव के और अन्य पात्र हैं जो कहानी में छोटी छोटी भूमिका अदा करके कहानी को उसके असली उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। तो ये रहा पात्र योजना। और पात्र योजना जो है वो अपने कहानी के साथ बिल्कुल, इस कहानी के में जो है वो उन्हीं पात्रों को जगह मिली है जो कहानी में बहुत अहम है, जो कहानी को उसके उद्देश्य तक पहुंचाने में अपना सही और सटीक योगदान देते हैं। कहीं ऐसे ही निर्देश रूप से या ऐसे ही कोई बहुत सारे पात्रों की जमावड़ा जो है वो यहाँ इकट्ठा नहीं हुआ है। तो इस दृष्टि से भी कहानी जो है वो बहुत अच्छी कहानी है, आतिथ्य। और उसके बाद हमारे पास आता है देश काल और वातावरण। तो देश काल और वातावरण, प्रस्तुत कहानी में प्रमुख चीज ही देश काल और वातावरण है। एक शहरी मध्यवर्गीय सोच का व्यक्तित्व रखने वाला एक क्लर्क जो है, जो कि आम बात आज हो चुकी है कि हम सब लोग जैसे ही छुट्टियां होती हैं, जैसे ही कुछ दिन होते हैं, सब लोग पहाड़ी इलाकों की, बर्फदार इलाकों की सैर के लिए निकलने लगते हैं, घूमने लगते हैं और कुछ दिन ठंडे इलाकों में बिताने की सोचने लगते हैं। तो यहाँ पे देश काल वातावरण जो है वो कहानी में बहुत जरूरी होता है और लेखक लोग जो होते हैं वह देश काल वातावरण पर बहुत ध्यान देते हैं, देना पड़ता है, जिससे वो अपने पात्र के साथ न्याय करेंगे। पात्र की असली मनोदशाओं को दर्शाने के लिए देश काल वातावरण बहुत जरूरी, उसका सही तरीके से बुनना बहुत जरूरी होता है। संवादों से वो बात उतनी नहीं जाहिर होती या सामने आ सकती जितनी कहानी में देश काल वातावरण की बुनावट से पैदा होती है। तो मार्मिकता लाने के लिए देश काल वातावरण का होना या देश काल वातावरण का एक सटीक चित्रण जो है वो बहुत जरूरी होता है कहानी में। तो देश काल वातावरण, इसमें दो जो है वो पहाड़ी वातावरण और एक शहरी वातावरण से उबा हुआ एक युवक है जो पहाड़ी वातावरण को जानना चाहता है, देखना चाहता है और देश काल वातावरण में इसमें जो है वो हम देखेंगे तो कई तरह के वर्णन हमें देखने को मिलता है देश काल वातावरण का निर्माण करते हुए। पहाड़ी गांव का वातावरण देखिए लेखक ने कितने सुंदर तरीके से कि पहाड़ी के चढ़ने का, अंधेरा हो जाने का, ये जो वर्णन है ये सारा देशकाल वातावरण के अंदर हम रख सकते हैं। पहाड़ी गांव का जो वातावरण वहां पे चलता है, दूर दूर पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के कहीं कम कम घर हैं, कुछ एक और कुत्तों का भौंकना जो है, या ये जो सारा है ये वातावरण निर्माण है। भय का वातावरण निर्माण किया जा रहा है। संध्या का समय है, अंधेरा हो रहा है, कोई उसका ठौर ठिकाना नहीं है। तो ये देशकाल वातावरण ही है जो कहानी की बुनावट को कसते 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 उस आतिथ्य, जो छोटी सी बात थी जिसको 2-4 पृष्ठों में भी दर्शाया जा सकता था, लेकिन लेखक उसको बहुत मार्मिक और सफल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए देशकाल वातावरण का सहारा लेते लेते, उसका वर्णन करते करते, मार्मिक प्रकृति के मार्मिक दृश्यों को लेते हुए और भयानक दृश्यों को वर्णन करते हुए अपने नायक की विविध मनोस्थितियों को उजागर करता है, दर्शाता है। और खलनायक जो लोग हैं उनकी भी विविध मनोस्थितियों को देशकाल वातावरण का निर्माण करते हुए उसको दर्शाता है हमारे सामने। तो ठीक इसके बाद हमारे पास जो अन्य इसका एक और जो बिंदु है वह है उद्देश्य। उद्देश्य की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी जो है वो एक सफल कहानी है। कि क्या उद्देश्य रखती है कहानी, कि नायक के अंदर उद्देश्य है कि वह पहाड़ी आतिथ्य को पाना चाहता है। तो एक पहाड़ी और दर्शाने का यहाँ पे एक
सही सही जो उद्देश्य है लेखक का वो ये है कि देखिए, एक शहरी मध्यवर्गीय ऊब से, अपने काम से उबे हुए युवकों के अंदर किस तरह का एक भाव रहता है पहाड़ी इलाकों के लिए, और पहाड़ी इलाकों के पास, उसके पास क्या है। तो दो चीजें यहां देखने की हैं, विचारनीय है। इसने सुना हुआ है ये कल्पना के आधार पर, यानी कि हमारे नायक ने सुना हुआ है कि पहाड़ी इलाकों में इस तरह का आतिथ्य मिलता है। इस आतिथ्य की पाने की जो लालसा है नायक में, वह उसको पहाड़ों तक खींच के ले जाती है। लेकिन अनुभव क्या है? ग्रामीण वासियों का अनुभव है। इसके पास कल्पना है और ग्रामीण वासियों का अनुभव है। इसीलिए ग्रामीण वासियों के उन पहाड़ी लोगों के जो संवाद हैं वह ज्यादा आक्रामक हैं, वह बहुत तीखे हैं, वह गाली गलौज वाले हैं। क्यों है? क्योंकि उनका अनुभव है। उन्होंने उस चीज को अनुभूत किया है कि ये जो लोग आते हैं ये स्त्री चोर हैं। वह फलां की स्त्री चोर के ले चले गए थे, जहां वैसे चले गए थे, इनके भाव इस तरह के होते हैं। इसलिए उनके, हम कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो ये ग्रामीण लोग जो इसके साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि ये जो काल्पनिक दुनिया से, उबी हुई दुनिया से जब ये लोग शहरों से उबे हुए लोग, अपने कामों से उबे हुए लोग, ये मध्य वर्ग जब पहाड़ी इलाकों में चला जाता है तो ये किस तरह से उनके साथ, किस भावना से वहां गया होता है। अब किसी की भावना कैसी रही है ये नहीं जानेंगे, लेकिन जिसने दुख या कष्ट भोगा होगा, जिसने अपने साथ अपमान झेला होगा, जिनकी स्त्री भगा ली गई होगी, तो वह अपनी स्त्रियों की रक्षा के लिए आक्रामक होंगे ही होंगे। तो यही उद्देश्य है उसका कि अनुभव और कल्पना के बीच तकरार कैसी है, किस तरह की है, उस त्रासद वर्णन को ही दर्शाना चाहता है कि एक काल्पनिक और एक अनुभव जो दोनों हैं, ये अनुभव और कल्पना की जो लड़ाई है उसका यथार्थ अंकन प्रस्तुत कहानी में दिखाया गया है कि यथार्थ क्या है और कल्पना क्या है। यथार्थ क्या है कि ये शहरी ऊब से उबे हुए लोग जब पहाड़ों में चले जाते हैं तो उत्पात मचाते हैं, और उस उत्पात को सहन करना पड़ता है उन निरीह भोले भाले लोगों ने, जिनकी स्त्रियां उनकी सेवा के लिए लग जाती हैं, जैसा कि उस पहाड़ी की स्त्री लगी हुई है, दूध ला रही है, सोंठ ला रही है, टांगे दबा रही है। इस आतिथ्य की पाने की लालसा ही तो उसको वहां तक ले गई थी। तो वो पहाड़ी लोग कहां तक गलत हैं? तो इसी त्रासदी को, उस पहाड़ी लोगों की त्रासदी को और इन शहरी लोगों के उबेपन को का जो एक ये ठंडा जो सहारा लेना चाहते हैं उन पहाड़ों का जाके, इस मानसिकता का, इन दोनों मानसिकताओं को उजागर करना, सामने लाना ही पाठक में एक संवेदना पैदा करना ही लेखक का उद्देश्य है और प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य है, जिस पर हमारा नायक बाद में आके अपने उस विचित्र आतिथ्य पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। कैसे ऐसी जगह तक वो ग्रामीण पहुंच गए होंगे? किसने उन ग्रामीणों को इस सोच तक पहुंचाया कि वह अपने आए हुए अतिथि के साथ, जो इस तरह से ललायित रहते थे अतिथि के लिए, वही अपने अतिथि के साथ आज उनको इस तरह से पेश आना पड़ रहा है कि वह उसको बदमाश कहेंगे, कुछ और कहेंगे, गालियां दे रहे हैं, मारने, धमकाने, काटने की बात कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि गांव के पास कसैले अनुभव हैं, बहुत कड़वे अनुभव हैं, और उन अनुभवों को वो और ज्यादा नहीं झेलना चाहते हैं। यही उद्देश्य जो है वो कहानी का हमें दिखाई देता है। इसके बाद एक अन्य तत्व जो है वो कहानी का है, वह है भाषा शैली। प्रत्येक कहानी जो है वो किसी न किसी भाषा में जन्म लेती है, प्रत्येक लेखक किसी न किसी भाषा में लिखता है। तो आज के हिंदी साहित्य की, एक समय की हिंदी साहित्य की जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी है। तो खड़ी बोली हिंदी का ही यशपाल जी ने उपयोग जो है वो किया है, और भाषा जो है वो कहीं कहीं व्यंजनात्मक है और कहीं कहीं अभिधात्मक ही है। और भाषा में कई तरह के मुहावरों का उपयोग भी हुआ है, जैसे एक आधा आप देखेंगे कि खून में गर्मी आना, दम लगा लेना, और भी बहुत सारे मुहावरे जो है हमें इसमें दिखाई दे सकते हैं अगर हम ध्यान से देखेंगे। तो भाषा भी परिस्थिति और परिवेश के अनुसार चलती है, और पात्रों की जो भाषा है वह भाषा होनी कैसी चाहिए? पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए।
तो पहाड़ी पात्रों की मनोदशा को दर्शाने के लिए उनके जो संवाद हैं वो बहुत आक्रामक हैं, उनकी भाषा भी वैसी है। और रही शैली की बात, शैली होती क्या है, किस ढंग से, जिस ढंग से कहानी को लिखा गया है, जिस ढंग से कहानी को प्रस्तुत किया गया है, उसको हम शिल्प या शैली कहते हैं। जिस तरीके से कहानी को लिखा गया है, तो प्रस्तुत कहानी को लिखने के लिए यात्रा की बात चल रही है, समझिए। तो कहानी को लिखने के लिए जो सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है जिस शैली का, वह है वर्णनात्मक शैली। अलग अलग जगहों पे हमें वर्णन दिखाई देते हैं कि पहाड़ी का वर्णन आ जाता है, कहीं प्रकृति का वर्णन आ जाता है, कहीं गांव का वर्णन आ जाता है। फिर विवरणात्मक भी शैली का भी उपयोग इसमें दिखाई देता है कि उसने ये सामान बांध लिए थे, जहां पे ये बात चलती है कि टार्च रखी है, कंबल रखा, ये सारी चीजें 3 महीने के लिए उसने बांध के रख लिया है, अब वो चल पड़ा है, सिगरेट, ये जो सारी चीजें, ये विवरण है कहानी में। और फिर नाटकीय शैली, कहानी में नाटकीय शैली जो है वो अंत में हमारे सामने आती है, जब वह एक वृक्ष के यानी कि गांव में वो पात्र पहुंच जाता है और उसके बाद पूरा कहानी का जब एंड होता है। इसके बीच जो कहानी चलती है जिसमें संवाद आते हैं, और खासकर जब वह ठिठुर रहा होता है ठंड में रात को 9 बजे के आसपास, तो उसको एक ग्रामीण वासी जो है वो लेने आ जाता है और अपने घर ले जाता है। ये पूरा का पूरा जो दृश्य चलता है ये नाटकीय शैली में चलता है। इसमें नाटकीयता बहुत हावी है, एकदम दृश्य विधान है। और तो ये है कुछ शैलियों का उपयोग जो है वो प्रस्तुत कहानी में किया गया है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कहानी जो है वो एक सफल कहानी है, जिसमें कहानी के अलग अलग तत्वों का जो है वो बड़ा सटीक जो है वो चित्रण हमें दिखाई देता है। तो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। कुछ कमियां रही होंगी वो आप देख लेना। तो इसी के साथ नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों से साझा करें। जो अन्य मित्र भी इसको देखते हैं वह भी जरूर अपनी राय दिया करें। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।